एम्पेयर्स लॉ को यूज करके हमने एक एग्जांपल तो देख ली, दूसरी एग्जांपल भी देखते हैं 30.6। पहले हमने एक बहुत इजी वे में कैलकुलेट किया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग टॉरॉइड। टॉरॉइड क्या होता है, ये आपको जो है ना वो नजर आ रहा है, ये एक कॉइल सी बनी हुई है राउंड शेप में। कॉइल किस तरह से बनती है, वायर की कॉइल जो है ना वो सोलेनोइड तो इस तरह की होती है ना, एक वायर लेके उसको हम लोग इस तरह से अगर टर्न कर दें तो ये बन गई मेरे पास एक सोलेनोइड। लेकिन जो टॉरॉइड है ना, टॉरॉइड में सोलेनोइड बनाने के बाद सोलेनोइड को भी फिर जो है ना वो राउंड शेप में सोलेनोइड बना के अगर इसको भी हम राउंडेड शेप में कर लेना तो जो चीज बनेगी इसको बोलते हैं टॉरॉइड। टॉरॉइड में से जब करंट गुजरती है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का जो है ना वो होता है। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे बनाने की, टॉरॉइड अगर मेरे से बन गई तो ये ड्राइंग में फिर ऐसी ही चीजें जो है ना वो बनेगी, कुछ इससे मिलती जुलती जो है ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से कर लें तो एक टॉरॉइड सी जो है ना वो आप बनाएंगे मिलती जुलती इस चीज के साथ। हम डायग्राम यही बुक वाली यूज कर लेते हैं क्योंकि ड्राइंग जो है वो उससे मेरी काफी पुअर है। टॉरॉइड जो है ये इम्पॉर्टेंट चीज है, क्यों, क्योंकि आप लोगों ने प्लाज्मा का काफी सुना होगा फिजिक्स में। थोड़ा सा कंप्यूटर से हट के मैं बात कर रहा हूँ अभी। प्लाज्मा जो है जब वो बनता है तो उसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। हमने प्लाज्मा को कन्फाइन करना होता है, कन्फाइन का मतलब कुछ जगह के ऊपर जो है ना उसको जो है ना वो रखना होता है। फिर कोशिश ये होती है कि प्लाज्मा जो है वो इतनी सी जगह से ही पे ही रहे, इससे ज्यादा जगह पे ना फैले। हाई एनर्जेटिक पार्टिकल होते हैं, वो जिस चीज के साथ भी जो है ना वो टच करेंगे उसका सत्यानाश कर देंगे। तो इसलिए फिर प्लाज्मा को किसी जगह के ऊपर कन्फाइन किया जाता है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टॉरॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग टॉरॉइड, ड्यू टू अ करंट कैरिंग टॉरॉइड। डायग्राम से वाज़ेह है कि हमारे पास एक टॉरॉइड है और टायराइड टॉरॉइड जो है इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है ना। अब इस तरह से कीजिएगा कि ये करंट आई आई जो है ना इनसाइड वाली करंट और आउटसाइड वाली करंट, एक वायर से ना करंट टॉरॉइड की तरफ जा रही है, फिर टॉरॉइड पूरी की टर्न में से घूमने के बाद करंट जो है यहाँ से वो वापस बाहर आ रही है, वो बनाएंगे। और सिर्फ ये बी भी बनाने की जरूरत नहीं है, सी भी बनाने की जरूरत नहीं है। इस डायग्राम में ना आपको नजर आ रहा है कि होंगे ये बुक आपके पास मौजूद है। इस बुक में मैं ये कह रहा हूँ कि रेडियस बी और सी बनाने की जरूरत नहीं है, इनर और आउटर, सिर्फ आर रेडियस बनाइएगा जहां पे ये एक जिस पॉइंट पे ना हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ये इनसाइड वाला जो ब्लू सर्कल है ना इस तक का जो है ना आप रेडियस बनाओगे। लेट मी ट्राई वंस मोर। एक सिंपल सी सर्कुलर टॉरॉइड बन गई। अब इस टॉरॉइड के ना सेंटर में एक सर्कल बनाना है, सर्कल सेंटर से इसके जो है ना वो गुजरेगा। और जो सर्कल सेंटर वाला है इसका रेडियस आर, मैं ये चीज ड्रा करूंगा, मैं इनसाइड वाला करंट ड्रा करूंगा आई, और दूसरी तरफ से करंट जो है वो बाहर निकल रहा है। इससे मिलती जुलती एक शेप जो है ना बना लेंगे। अब ये इस पे हम लोगों ने एम्पेयर्स लॉ लगा के मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। चलो दो तीन लाइनें लिखेंगे, वो पहले वाली ही। अज्यूम या सपोज, सपोज वी है a current carrying toroid
करंट कैरिंग टॉरॉइड ऑफ रेडियस आर, बस इतना सा लिख लो, ऑफ इनर जो रेडियस है ना उसका इनसाइड से वो आर है, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड्स inside the toroid magnetic field inside the toroid, draw a circular Amperian loop of radius r, draw a circular Amperian loop of radius r inside the toroid, inside the toroid। चलिए एम्पेयर्स लॉ अप्लाई करने के लिए ये जरूरी था कि मैं एम्पेरियन लूप ड्रा करता। एम्पेरियन लूप हमने ड्रा की हुई है, वो ये सेंटर वाली जो ब्लू है ना, यही एम्पेरियन लूप है, ये इससे मिलती जुलती शेप, यही कंसीडर कर लो। मेरे से तो पता नहीं है क्या बन गया। फिर अब जी नेक्स्ट स्टेप है, हम लोगों ने एम्पेयर्स लॉ अप्लाई करना है। बाय एम्पेयर्स लॉ, व्हाट इज एम्पेयर्स लॉ? क्लोज इंटीग्रल, इसके ऊपर जो सर्कल लगा रहे हैं ना, दैट्स मीन क्लोज इंटीग्रल, आपने पढ़ा होगा ये भी। और वो था b डॉट ds, क्लोज इंटीग्रल ऑफ b डॉट ds इज इक्वल टू म्यू नॉट टोटल करंट, म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय होता है टोटल करंट। अब यहाँ पे थोड़ी सी आपको जो है ना वो कंफ्यूजन होगी कि पहले तो मैंने सिर्फ म्यू नॉट आई लिखा था, याद है ना, पहले मैंने लिखा था बी डॉट डी एस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, वो सिर्फ एक ही जो है ना वो वायर थी। अगर तो सिर्फ एक लूप हो तो मैं लिखूंगा म्यू नॉट आई, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लूप्स है ना, फर्ज कर लो कि जी एन लूप्स हैं, टोराइड के अंदर ना एन लूप्स हैं, तो हर एक लूप के लिए मैं करंट आई अलहदा से लिखूंगा, तो टोटल करंट बन जाएगा एन आई। चलो ये ना यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं, टोटल करंट किसके इक्वल है, म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय, अब ब्रैकेट के अंदर मैं लिख लेता हूँ टोटल टर्न्स, टोराइड में जितनी टर्न्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय करंट इन वन टर्न। आई जो है ना, ये एक टर्न के अंदर करंट आई है, टोटल टर्न्स एन है, तो फिर बन जाएगा, अगर टोटल टर्न्स की जगह पे मैं कैपिटल एन लिखूं, यहाँ पे कैपिटल एन कहाँ से आया, मैं उसको जस्टिफाई कर रहा हूँ, मुंह उठा के वैसे नहीं आ गया, ये फार्मूला का हिस्सा है। पहले हमने एन इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि वहां पे मेरे पास एक ही वायर थी, तो एक वायर के लिए मैंने सिंगल आई लिख लिया, बट जब ज्यादा टर्न्स होंगी तो फिर मैं कैपिटल एन लिखूंगा। टर्न नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो भी हम लोग लिखेंगे, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट ds। एक मिनट, मुझे ऐसे चले ऊपर तो लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट ds, नीचे वाले स्टेप में ना डॉट प्रोडक्ट ओपन करके लिख लेते हैं, कॉस थीटा भी साथ लिख लेते हैं ना, तो जब मैं प्रोडक्ट को ओपन करूंगा तो बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ बी ds कॉस ऑफ थीटा, पहले की तरह थीटा कॉस थीटा से जान छुड़वाने के लिए थीटा को 0 पुट कर दो, तो बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एस कॉस 0,
मैंने स्टेप्स पूरे करने हैं, फिर आप लोग रोते हो हमारे तो मार्क्स कम आ गए। तो जितना मैथमेटिक्स को जो है ना वो एक्सपेंड करके लिखोगे, पहले भी मैनी टाइम्स बताया था, उसी हिसाब से फिर जो है ना वो मार्क्स मिलेंगे आपको। अगर आप स्टेप्स पूरे करते हो तो कोई रीजन ही नहीं है कि आपको मार्क्स ना मिले। बट अगर आप जो है ना वो 6 लाइनों के स्टेप सिर्फ 2 या 3 लाइनों में मुकम्मल करोगे तो मार्क्स फिर मैं कट करूंगा। एक चीज है, कुछ चीजें आपको पहले से बताई जा रही है कि इनका ख्याल रखना है, तो फिर इनका ख्याल रखना बनता है। अच्छा, का 01 हो गया तो पहले की तरह ही मैं तो स्पेस जो है ना बचाने के लिए एरो लगा के आगे लिख रहा हूँ। बन गया जी हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एस इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अब पहले की तरह जी वही कहेंगे कि जी मैग्नेटिक फील्ड बी तो कांस्टेंट है, तो इसको इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेंगे। एस बी इज कांस्टेंट, तो ये इंटीग्रेशन के इनसाइड क्या कर रहा है, इसको बाहर निकालेंगे। सिर्फ रह जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अब स्टेप्स इंक्रीज करने के लिए रिक्वायरमेंट है ना, मैथ हमने मैथ के मार्क्स होते हैं, थ्योरी के कोई नहीं होते। थ्योरी लिख दो, थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन बन जाता है। तो मैथ इंक्रीज करने के लिए मैंने अलग से स्टेप लिखा। हेयर पहले की तरह इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, ये तो सर्कल का सरकमफ्रेंस ही आ जाएगा ना, सर्कल के ऊपर इंटीग्रेशन है ना। तो जो सर्कल के ऊपर इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरे पास ये 2 पाई आर की इक्वल आ जाएगा। ये इक्वेशन ऊपर वाले में पुट करो तो बन गया बी इंटू 2 पाई आर। इक्वेशंस को नाम नहीं दे रहा मैं, चलिए इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 का। तो ये लिखने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ डीएस में लिखूंगा पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो बन गया फिर b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। चीजें इजी हैं ये। मुझे b की वैल्यू चाहिए तो 2 पाई आर जो है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, और एक टॉरॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा म्यू नॉट कैपिटल एन आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग टॉरॉइड। जो स्ट्रेट वायर थी ना उसमें कैपिटल एन नहीं था, इसमें इजाफा क्या हुआ, इसमें कैपिटल एन जो है ये एक इजाफी फैक्टर आ गया। हैव अ लुक ओवर देयर, b is equal to mu naught ni over 2 pi r। ये फाइनल एक्सप्रेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टॉरॉइड, और वायर के लिए कैपिटल एन इसमें नहीं था। कैलकुलेशन जो है ना वो मिलती जुलती है। ये थी जी एग्जांपल नंबर 30.6। उसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनोइड। टॉरॉइड के बाद अब हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनोइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनोइड। करंट होगी तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना, इसलिए लिखते हैं करंट कैरिंग का लफ्ज आपके साथ में लिख रहा हूँ, करंट कैरिंग सोलेनोइड। ये कॉइल के लिए वर्ड यूज किया गया है, इसमें सिंपल हम एक कॉइल बना लेंगे। पहले तो कॉइल बनाने के बाद उसको कॉइल का भी एक सर्कल बनाया गया था ना, बट यहाँ पे सिर्फ एक कॉइल सी बना लेते हैं। ये इस तरह से करके वही क्यों एक तरफ से करंट जो है वो इनसाइड फ्लो कर रहा है और दूसरी तरफ से करंट आउटसाइड फ्लो कर रहा है।
दिस इज ए सोलेनोइड करंट कैरिंग, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हम लोग एक रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप ड्रॉ करेंगे। ये बन गई एम्पीरियन लूप। एरोज लगा लेते हैं साइड्स के साथ साथ। ये एक फोर्थ कह लें कि रेक्टेंगल से ये जो ना मैंने बना दी है। और सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो भी यहाँ पे वाजे कर देते हैं। बी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है ना वो इस तरफ बनाई गई है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। लो जी बच्चों, ये तो डायग्राम बन गई ना। अब थोड़ा सा थ्योरी और मैथमेटिक्स लिख लेते हैं। वही कहानी, वही रामलीला जो पहले हमने लिखी सबके लिए। लेट वी हैव a current carrying solenoid, a current carrying solenoid. To find magnetic field inside the solenoid draw a rectangular amperian loop। एक रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप ड्रॉ करेंगे। 4 साइड्स वाली है एम्पीरियन लूप। सोलेनोइड्स के बारे में ना इम्पोर्टेंट ये है कि जितना भी मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सोलेनोइड के इनसाइड होता है। सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। ये जो टर्न्स बनाई है ना मैंने, इन टर्न्स के इनसाइड ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। अगर मैं लेंथ के जो है ना वो नाम रखूं, चलो नाम रख देते हैं, इसकी 4 साइड्स हैं ना, तो चारों के डिफरेंट नाम रखते हैं। ये जो साइड है इसका नाम रख लिया L1। बाहर वाली साइड इसका नाम है L2, बाहर L3, और ये वाली साइड बन गई L4। तो बाहर जो साइड L3 है ना वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। सारे का सारा मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के इनसाइड ही होता है। B3 की वैल्यू 0। ओके, रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप हमने ड्रा की ना। एम्पीरियन लूप ड्रा करने के बाद जो नेक काम करेंगे वो होता है एम्पेयर्स लॉ। नाउ बाय एम्पेयर्स लॉ, व्हाट इज एम्पेयर्स लॉ? एम्पेयर्स लॉ था जी क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट ds is equal to mu naught total current। टोटल करंट। अब पहले की तरह जो इससे पिछला केस था टॉरॉइड वाला, एक लूप में से एक जो है ना करंट आई होगा ना, तो ज्यादा लूप्स में से करंट एन आई बन जाएगा। वो चीज करने के लिए टोटल करंट को मैं क्या लिखूंगा? क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस इज इक्वल टू म्यू नॉट
टोटल नंबर ऑफ लूप्स मल्टीप्लाइड बाय करंट इन वन लूप। तो ये मेरे पास बन जाएगा फिर म्यू नॉट टोटल नंबर जो उसके अंदर, लेट्स सपोज इट इज कैपिटल एन आई। अब ये जो बीरा डीएस है ना, इसमें भी देखें 4 पार्ट्स हैं, एक नहीं बल्कि 4 डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो इसमें किए गए हैं। कैलकुलेशन से मिलती जुलती करते हैं। चलो 4 पार्ट, ये जो क्लोज इंटीग्रल ऑफ बीटा डीएस है ना, इसके भी मैंने 4 पार्ट करने हैं। पहले पार्ट के लिए ये इंटीग्रल बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ b1 डॉट ds1। दूसरे के लिए बन जाएगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ b डॉट b2 डॉट ds2। 4 टर्म्स इस साइड पे लिखनी थी, जगह काम है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ। तो उसके बाद जो है ना वो बन जाएगा, क्यों ना हम लोग इसको बाद में लिख लें, प्लस थर्ड साइड जो बाहर की तरफ है बेचारी, उसके लिए होगा इंटीग्रेशन ऑफ b3 डॉट ds3 इज इक्वल टू, नो नॉट इक्वल टू, फोर्थ साइड रहती है प्लस फोर्थ साइड के लिए हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ b4 डॉट ds4 होल थिंग इज इक्वल टू, आपको पता है लिखेंगे म्यू नॉट एन आई। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, ये इक्वेशन 2 बोल लें। अब इनको ना जो लेफ्ट साइड पे टर्म्स हैं इनको ओपन करते हैं, डॉट प्रोडक्ट है, ओपन करेंगे तो पहली टर्म बन जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ b1 डॉट, नो डॉट तो खत्म हो गया क्योंकि हम लोग ओपन कर रहे हैं ना, b1 ds1 cos ऑफ थीटा 1 प्लस दूसरी टर्म के लिए बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ b2 ds2 cos ऑफ थीटा 2 प्लस तीसरी टर्म के लिए बन जाएगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ b3 ds3 cos ऑफ थीटा 3 प्लस फोर्थ टर्म के लिए बन जाएगा b4 ds4 cos of theta 4 is equal to mu naught n I। ये चीज, अब इसमें थीटास की वैल्यू लगाते हैं। डायग्राम में थोड़ा सा गौर करो ना, तो ये L1 है, लेंथ L1 के लिए L1 की भी वही डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड की भी वही डायरेक्शन है। L1 और B1 की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा 1 की वैल्यू 0 होगी। फिर देखो L2 की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो L2 के लिए एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से करके दोबारा बता रहा हूँ कि जो साइड L1 है ना, L1 की भी ये डायरेक्शन है, ठीक है, एरो देखो, और B की भी वही डायरेक्शन है, L1 और B की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा 1 की वैल्यू 0 ले लेंगे। थीटा 1 की वैल्यू 0 इसलिए क्योंकि डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की लेंथ की सेम है। थीटा 2 मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है और L2 ऊपर की तरफ है, L2 की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, B की डायरेक्शन ये, तो दोनों में 90 डिग्री एंगल, इसलिए थीटा 2 की वैल्यू हम 90 डिग्री ले लेंगे। साइड 3 जो है ना, इसके लिए एंगल की जरूरत ही नहीं क्योंकि बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है ना। साइड 3 के लिए मैं मैग्नेटिक फील्ड 0 कर दूंगा, टर्म्स को मैंने खत्म करना है,
और ये जो साइड L4 है ना, L4 के लिए भी देखें, L4 की भी वही लेंथ डायरेक्शन है जो L2 की है, तो L4 के लिए भी थीटा जो है ना, चलो हम लोग वो 90 डिग्री ही कर लेते हैं। ये चीजें पुट करते हैं अब इस इक्वेशन में। हियर थीटा 1 जो है वो 0 डिग्री, थीटा 2 जो है वो 90 डिग्री, B3 की वैल्यू 0 और थीटा 4 की वैल्यू जो है वो भी 90 डिग्री पुट करते हैं। इक्वेशन क्या बन गई, इस इक्वेशन को नाम दे दे बेचारी को इक्वेशन नंबर 3 का। इक्वेशन नंबर 3 का फिर क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ B1 DFS1 थीटा 1 की जगह पे मैंने 0 पुट करना है, प्लस दूसरी टर्म आ जाएगी B2 DS2 cos ऑफ थीटा 2 जो है वो 90 डिग्री पुट करेंगे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ B3 की वैल्यू 0 है ना, तो थर्ड टर्म में B3 की जगह पे 0 पुट कर देते हैं, DS4 3 cos थीटा 3 जो भी ऑक्सिलरी टर्म 0 हो ही गई है, प्लस फोर्थ टर्म के लिए इंटीग्रेशन ऑफ B4 DS4 थीटा 4 भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। अब बच्चों होगा ये कि ये cos 90 0 होता है, cos 90 0 होगा तो हमारे पास सेकंड टर्म 0 हो जाएगी, थर्ड टर्म में क्योंकि ये 0 सबसे मल्टीप्लाई हो रखा है, थर्ड टर्म भी 0 हो जाएगी, और फोर्थ टर्म में भी आ रखा है cos 90, cos 90 0, फोर्थ टर्म भी 0 हो जाएगी। चार टर्म्स में से सिर्फ हमारे पास एक टर्म जो है ना वो बच गई है। सो आप लोगों ने भी ये सारे स्टेप्स जो है ना वो करने हैं। इफ यू लाइक आप इसका स्क्रीनशॉट जो है मैथमेटिक्स का ले सकते हो। देन जी अब इतना काम करने के बाद हमारे पास सिर्फ एक टर्म जो है वो लेफ्ट साइड पे बच गई, का 0 1 है, का 0 भी मैं नहीं लिखूंगा, सो वी आर लेफ्ट विद B1 DS1 is equal to only mu naught ni, पहले की तरह जी b जो है वो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन सिर्फ ds पे रह जाएगी। और यहाँ पे पता क्या करते हैं, यहाँ पे हम अगर ज्यादा टर्म से तो 1 1 2 2 3 3 लिखा था ना, अब एक ही टर्म रह गई है तो मैं 1 1 2 2 ना भी लिखूं तो काम चल जाएगा, तो इसलिए मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ 1 1 को भी, एज b इज कांस्टेंट, b इज कांस्टेंट, क्योंकि b कांस्टेंट है तो ये फिर इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेते हैं और इंटीग्रेशन रह गई। अब इसके साथ से क्लोज का भी सिंबल मुझे हटा देना चाहिए, इंटीग्रेशन सिर्फ बचेगी ds के ऊपर म्यू नॉट एन आई। गौर करो कि ये साइड है ना, एक ही साइड है इनसाइड, और उसकी लेंथ में स्मॉल एल ले लेता हूँ, 1 2 3 तो हमने ड्रॉप कर दिया ना। अब ये पूरी की पूरी लूप के ऊपर इंटीग्रेशन नहीं है, सिर्फ इनसाइड वाली लेंथ, और इनसाइड वाली जो लेंथ है ना वो सिर्फ स्मॉल एल है, तो ये इनसाइड जो है वो एल आ जाएगा। तो बन गया हमारे पास b इंटू इंटीग्रेशन की जगह पे मैंने लगा दिया l म्यू नॉट एन आई। हमने सिर्फ b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसलिए l दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेंगे, तो बन जाएगा b इज इक्वल टू, ओ म्यू नॉट मैंने n के साथ लगा
नॉट, म्यू नॉट एन ओवर एल। एल जो है ना वो एन के नीचे लिख लेते हैं क्योंकि किसी और चीज से डिवाइड करने का फायदा कोई नहीं है। एन ओवर एल, एन जो है ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, स्मॉल एल जो है वो लेंथ है। तो जब भी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को लेंथ से डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आ जाता है। स्मॉल एन इसकी जगह पे लिखेंगे हियर। कैपिटल एन ओवर एल जो है ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन के इक्वल है। ये क्लास में भी जो है ना वो हमने डिस्कस किया था। तो फिर बी क्या बन गया, बी की फाइनल वैल्यू बन जाएगी म्यू नॉट एन आई, मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ सोलेनोइड। सोलेनोइड के लिए ये रिजल्ट आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनोइड फॉर अ सोलेनोइड, ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। तीन चीजों के लिए हमने देखा, एक स्ट्रेट वायर के लिए जो है ना वो हम लोगों ने रिजल्ट निकाला, फिर टॉरॉइड के लिए देखा, और अभी हम लोगों ने सोलेनोइड के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट किया। ये दूसरे का भी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो हाफ का तो स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। ओके जी, बाइट एंड सॉरी, जो एम्पियर्स लॉ था वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब ना हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। चैप्टर नंबर, ओके ओके ओके, ये जो लास्ट चैप्टर था ना इसमें हॉल इफेक्ट हमने पढ़ा। हॉल इफेक्ट से रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी है। यस, द हॉल इफेक्ट ऑफ कॉपर। ये एग्जाम्पल सॉल्व करके हमने देखनी है।